नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते और अपना घर भी शीशा का नहीं बनवाते हैं। लेकिन आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को यह बात समझ नहीं आई और दशकों तक समझ नहीं आई। नतीजा यह हुआ कि घर शीशा का बनवाया भी और दूसरों के घर पर पत्थरबाजी भी की। मसलन भारत में आतंकवाद भी फैलाया। नतीजा क्या हुआ? दूसरे देशों में आतंक सप्लाई करने वाले इस ना पाकिस्तान में हर रोज गोलियों की बौछार हो रही है, बमों के धमाके हो रहे हैं, आम लोगों से लेकर फौजियों की जान जा रही है। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, लेकिन अब पाकिस्तान कई टुकड़ों में बिखरने की कगार पर है। एक तरफ टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा मांग रहे हैं, पाकिस्तानी हुक्मरानों की नाकों में दम कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ बीएलए के लड़ाके मुनीर आर्मी पर कहर बनकर टूट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब अपना घर जल रहा है तो ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये दुनिया भर में शांति दूत बना फिर रहा है। लेकिन ईरान से शांति दूत बनकर लौटे मुनीर का बीएलए के लड़ाकों ने क्वेटा में ग्रैंड वेलकम किया। मुनीर आर्मी पर ऐसा घातक प्रहार किया जिससे पूरा पाकिस्तान हिल गया। हमले के पीछे की पूरी कहानी और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी दमन से जुड़ी बातों पर डिटेल आपको बताएंगे कहां संघर्ष की वजह है, बताएंगे वहां आर्मी ने क्या किया और बलूचिस्तान उसका बदला कैसे ले रहा है। पाकिस्तान के मुखिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, हम मुखिया ही हैं, शहबाज शरीफ थोड़ी ना है, आसिम मुनीर ही मुखिया हैं। आपको लग रहा हो मैंने कोई गलती कर दी है, मैं दोबारा कह देता हूं। पाकिस्तान के मुखिया आसिम मुनीर जब ईरान में प्रेस में पीस ब्रोकर बनकर घूम रहे थे, उसी वक्त उनके अपने घर में एक बहुत बड़ा हमला हुआ। और जब ईरान से मुनीर लौटे तो बलूचिस्तान में स्वागत किया गया क्वेटा में बम धमाके से। क्वेटा में ट्रेन के उन डिब्बों को निशाना बनाया गया जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के जवान थे। हमले में 24 से ज्यादा फौजियों की मौत हुई। तकरीबन 50 के पार कुल मौतों का आंकड़ा जा चुका है, इंक्लूडिंग अदर पैसेंजर्स, और लगभग 100 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक क्वेटा के चमन फाटक इलाके के पास कैंट की ओर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर आत्मघाती हमला हुआ। अच्छा, बलूचिस्तानियों का बड़ा फेवरेट ट्रेन है, जब मौका मिलता है जाफर एक्सप्रेस को दबोच लेते हैं। खबर यह भी मिली कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हमला इतना भीषण था कि ट्रेन के डिब्बे के परखच्चे उड़ गए। धमाके के बाद फायरिंग की आवाज भी सुनी गई। वहां लोकल रिपोर्ट्स की माने तो हमला ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ अभियान चला रही है। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में सुरक्षा बलों ने कई जगह बीएलए को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद यह बदला लिया गया है। और यह भी कहा गया है कि जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं होगा इस तरह के हमले जारी रहेंगे। इस घटना की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आसिम मुनीर खुद को पीस ब्रोकर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने घर में हो रही घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं। और आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल कब बनाएगा? जब उन्होंने सो कॉल्ड जीत हासिल की हिंदुस्तान पर। तो जो देश और जिस देश की सेना और जिस देश का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हिंदुस्तान को बकौल पाकिस्तान हिंदुस्तान को मात दे सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, वो ये बलूच लिबरेशन आर्मी से नहीं लड़ पा रहे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा कैंट से सैन्य कर्मियों को लेकर जा रही ट्रेन पर आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए के प्रवक्ता जीएन बलोच ने बयान जारी करके कहा कि बीएलए के मजीद ब्रिगेड, जिसे फिदाइन यूनिट कहा जाता है, उसने इस हमले को अंजाम दिया है। संगठन का दावा है कि हमला बेहद योजनाबद्ध तरीके से किया गया। बीएलए ने कहा कि ट्रेन में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के जवान सफर कर रहे थे और उन्हीं को निशाना बनाया गया। संगठन ने यह भी कहा कि हमले में दुश्मन को हुए नुकसान और घायलों की पूरी जानकारी जल्द ही आधिकारिक बयान के जरिए जारी की जाएगी। फिलहाल पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां घटना की जांच में जुटी हैं और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो क्या हुआ है इस दरमियान, जल्दी से नजर डालते हैं। क्वेटा प्रांत में एक बहुत बड़ा आत्मघाती हमला हुआ और ये भाई साहब दुनिया घूम रहे हैं। और हमला इसलिए हुआ क्योंकि इसमें पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स और जवान सफर कर रहे थे। चमन फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर जैसे ही ट्रेन पहुंची, एक तेज रफ्तार गाड़ी जो बम से लदी हुई थी उसने जाकर ट्रेन में टक्कर मार दी और यह बहुत बड़ा धमाका हो गया।
धमाका इतना जबरदस्त था कि ट्रेन की बोगी पटरी से कई फीट दूर जाकर गिरी। एक बोगी तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। धमाके के बाद ट्रैक के आसपास इमारतों में भी आग लग गई। कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। अब तक 24 से ज्यादा लोगों की मौत और 50 से अधिक घायल बताया जा रहा है। थोड़ी देर पहले का आंकड़ा, यह आंकड़ा डबल हो चुका है। बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सक्रिय है और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट भी सक्रिय है और पिछले कुछ सालों में इन्होंने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी है। ये सेना मुख्यालय, पुलिस स्टेशन, रेलवे, बंदरगाह, सरकारी ठिकानों पर हमले करते हैं। बीएलएफ ने 1973 से 1977 के पाकिस्तान के बलूचिस्तान विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी। साल 2003 में इस ग्रुप का नेतृत्व अल्लाह नजर बलोच ने संभाला था। बताया जाता है कि उनके नेतृत्व में बीएलएफ बहुत मजबूत हुआ। वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की स्थापना साल 2000 में हुई। साल 2004 में बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ हिंसक संघर्ष का ऐलान किया था। तब से बीएलए ने अब तक पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दिया है। कौन कौन से हमले? जैसे मैं ताजा हमलों की बात करूं तो सबसे पहले 24 मई का हमला, जाफर एक्सप्रेस लिंक ट्रेन ब्लास्ट। इसके बाद 11 मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। बीएलए ने ट्रैक उड़ाकर ट्रेन कब्जे में ले ली। 400 से ज्यादा यात्री किडनैप हो गए। इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। 26 अगस्त 2024 बीएलए ने कई जिलों में एक साथ हमला किया। हाईवे ब्लॉक, रेलवे ट्रैक उड़ाए, सेना पुलिस पोस्ट को निशाना बनाया। 20 अगस्त 2024 मूसा खेल में बस रोककर कई लोगों की हत्या कर दी गई। 29 मार्च 2024 पीएनएस सिद्दीकी एयरबेस पर हमला हुआ। 20 मार्च 2024 ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी पर हमला हुआ। 13 दिसंबर 2023 डेरा बुगती ब्लास्ट, कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, घायल हुए। 26 अप्रैल 2022 कराची यूनिवर्सिटी ब्लास्ट, चीनी शिक्षकों को निशाना बनाया गया। 2 फरवरी 2022 पंजगुर नोशकी हमला, सेना कैंप पर और एफसी बेस पर बड़ा हमला किया गया जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 11 जून 2020 कराची स्टॉक एक्सचेंज में घुसकर हमला किया। 11 मई 2019 ग्वादर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला किया, विदेशी निवेशकों को निशाना बनाया। ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर बलूचिस्तान हमले कर चुका है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की सिर्फ एक ही मांग है कि किसी भी कीमत पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराना, क्योंकि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का अनाधिकृत ऑक्यूपेशन है। जी हां, जैसे पीओके पर है। बलूचिस्तान कभी एक आजाद और एक अलग प्रांत हुआ करता था 1948 तक, और आज की तारीख में पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन पाकिस्तान ने अवैध जबरन कब्जा कर रखा है। बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात कि पाकिस्तान का यही क्षेत्र सबसे कम विकसित है। ब्रिटिश सरकार से आजादी के बाद, पाकिस्तान की आजादी के बाद बलूचिस्तान के लोगों ने अलग रहने का फैसला किया, लेकिन 1948 में धोखे से पाकिस्तान ने इस देश में घुसपैठ कर ली और इस देश पर कब्जा कर लिया। साल 1950 से 1970 के बीच यहां कई चरणों में विद्रोह हुआ। साल 2003 से पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में यहां विद्रोही गतिविधियां काफी बढ़ गई। उन्होंने बलूचिस्तान में चरमपंथ के खिलाफ कई अभियान चलाए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों की ओर से की गई इस कार्रवाई में इस क्षेत्र के हजारों लोग लापता हो गए। कहां है, कहां गए, कौन लोग उठा ले गए, किसी को कुछ नहीं पता। रातों रात यहां से लोग गायब कर दिए जाते हैं और यही वजह है कि आज की तारीख में बलूचिस्तान अपनी आजादी चाहता है, जिसके लिए वहां कई समूह सक्रिय हैं, जिसमें बीएलएफ और बीएलए प्रमुख हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ये दोनों संगठन ईरान और कभी कभी अफगानिस्तान में भी अपने ठिकाने बनाते हैं। लंबे समय से पाकिस्तान ईरान सरकार पर इन समूहों के नेताओं और चरमपंथियों को पनाह देने के आरोप लगाता है। वहीं पाकिस्तान भारत पर बलूचिस्तान में कुछ गुटों की आर्थिक मदद का भी आरोप लगाता है। हालांकि भारत और ईरान दोनों ही पाकिस्तान के इन आरोपों को निराधार बताते हैं, सिरे से खारिज करते हैं। बीते कुछ दिनों में इन संगठनों ने पाकिस्तान पर हमले तेज कर दिए हैं। बलूचिस्तान के विद्रोह का इतिहास भी जान लीजिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान का करीब 44% जमीनी हिस्सा है। अगर बलूचिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे। ईरान और अफगानिस्तान से सीमा लगती है। बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, प्राचीन संस्कृति है, परंपराएं हैं, बलोच भाषा बोली जाती है। इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मानवाधिकारों के उल्लंघन से इस
एरिया का इतिहास भरा हुआ है, खासकर 1947-48 के बाद से। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए चाहता है। जातीय विद्रोही समूहों में सबसे बड़ा है बीएलए। पाकिस्तान सरकार पर बीएलए का क्लियर आरोप है कि आप बीएलए के खनिज संसाधनों का दोहन करते हो, लेकिन बीएलए के लिए कुछ नहीं करते। अलबत्ता वहां के लोगों को दोयम दर्जे का समझा जाता है। पाकिस्तान सहित कई देश बीएलए को आतंकी संगठन बताते हैं, जबकि बलूचिस्तान अलग देश की मांग को लेकर 1948 से विद्रोह कर रहा है। अब बलूचिस्तान में इस वक्त बीएलए को जबरदस्त सपोर्ट हासिल है। तो पाकिस्तान क्या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर अपना ऑक्यूपेशन छोड़ेगा, या पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाथों ऐसे ही पिटते रहेगी? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से, बहुत स्वागत है आपका। मेजर नदीम शेख हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास पेशकश में एक बार फिर से। तो मैं सबसे पहला सवाल सज्जाद बुखारी जी से ही पूछना चाहूंगा, चूंकि पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान की चीजों को समझते हैं। शायद वो एक्सप्लेन कर पाए कि बलूच लिबरेशन आर्मी की जंग कब खत्म होगी, और पाकिस्तान जो बकौल पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत पर जीत हासिल कर लेते हैं, बकौल पाकिस्तानी आर्मी, वो बीएलए को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? सज्जाद बुखारी जी। बहुत शुक्रिया। इंतहाई अफसोस का, और जहाँ पे इंसानी जानों का ज़िया हो, मैं ये समझता हूँ बतौर इंसान जो है विवेक जी, आपको, आपके पैनलिस्ट को, हम सबको उसकी मजम्मत करनी चाहिए कि बेकसूर लोग जो है वो किसी भी बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, और मैं कहना भी चाहता हूँ कि जो लोग इस हमले में मारे गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। और ये हर हिंदुस्तानी कहता है, मानता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि आप यकीन जाने कि आपके यहाँ भी कभी कोई ऐसा हादसा हो जाता है, मैं ये बात आपको अपने जज्बात को साथ में शामिल करके और एक इंसानियत के नाते ये कहता हूँ कि कहीं पर भी हो इंसान जो है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो रहमतुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की हमेशा बात की। तो मैं, चले खैर वो दूसरी तरफ हम चले जाएंगे, लेकिन ये है कि एक चीज मैं यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे बताता चलूं विवेक जी, क्योंकि आप एंकर हैं और बड़े मंचे हुए एंकर हैं और एक बड़े क्रेडिबल एंकर हैं। ये मैं आपको आपके शो में इसलिए कहता हूँ, बल्कि आपके प्रोड्यूसर को भी मैं ये बात कहता होता हूँ कि आप अपने थोड़े से जो है स्टेटिस्टिक्स को अगर थोड़ा सा गौर कर लें तो आप यकीन जाने मजीद आपके शो में जान पड़ेगी। एक तो ये है, जब आप बलूचिस्तान का जिक्र करने लगे तो आई एम सन ऑफ दिस साइल, तो मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ बलूचिस्तान कभी बलूचिस्तान पहले नहीं था। आपने कहा ना 1948 में, तो 1948 जो है वो कलात डिवीजन जो था, यानी जो उस वक्त एक स्टेट हुआ करती थी कलात स्टेट, वो जम हुई थी और मीर अहमद यार खान जो थे वो उस वक्त खान ऑफ कलात हुआ करते थे। उससे पहले बेला स्टेट थी और खारान और मकरान स्टेट थी, और जो कोयटा था और कोयटा के नवाही इलाके थे ये ब्रिटिश बलूचिस्तान कहलाया करता था। तो बलूचिस्तान का नाम जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद, और जिस तरह बेला स्टेट जो थी वो पहले ही बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल हो चुकी थी, मकरान स्टेट भी। कलात स्टेट के हवाले से जहां तक बात रही तो 1948 में उसको जम कर दिया गया था और उसने इल्हाक किया था, और वो भी खान ऑफ कलात के और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के उसमें मरासिम भी शामिल थे, और फिर डेफिनेटली एक डायरेक्शन भी हमारी है उसके मुताबिक भी। तो एक तो ये जरा मैं वजाहत करता चलूं कि उस वक्त कोई बलूचिस्तान नहीं था ना, आपने टर्म इस्तेमाल की कि बलूचिस्तान जो था वो पाकिस्तान में शामिल हुआ है। तो जो कलात स्टेट थी वो खान ऑफ कलात जो थे वो 1948 में उन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाज किया था। प्रोड्यूसर साहब थोड़ा सा विजुअल्स हटा दीजिएगा ताकि बात करने में जरा आसानी हो जाए। तो इसमें अब हुआ ये है कि ये अफसोसनाक वाकया बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे इस वक्त जो आपके यहाँ सूरत हाल है, जैसे मणिपुर में एक कशीदगी नजर आ रही है, एक खाना जंगी की सूरत हाल नजर आ रही है मुख्तलिफ एरियाज में। मणिपुर में अभी आप लोगों ने लॉकडाउन भी किया है, वाकयात होते रहते हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आप जिस तरह संदूर की बात कर रहे थे, तो आपके यहाँ भी ऐसे ही है। पहलगाम में चंद लोग आए, आप उनको नहीं देख सके, आपका इंटेलिजेंस फेलियर था। इसी तरह पुलवामा में था, पार्लियामेंट का आपका हमला था, फिर आपका जो है मुंबई अटैक्स थे। तो ये चंद ही लोग होते हैं, और ये चंद लोग इंसानों की हमारे जैसे लोगों के रूप में वो आते हैं, कोई वो एलियंस नहीं होते। तो वो इस तरह का वाकया जो है वो रूनुमा हो जाता है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। और नो चलिए आपने बोला कलात, चलिए आपने बोला कलात, मैं मान लेता हूं कलात डिवीजन था। बलोच बोलते हैं इसलिए उसको बलोची लोग हैं इसलिए बलूचिस्तान वो इलाका कहला है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको बस ये कह रहा हूं, बस ये जानना चाह रहा हूं
1948 में ये बात हुई थी कि जब तक वो अपनी सिक्योरिटी नहीं बना लेते तब तक पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी देगा, मतलब पाकिस्तान की आर्मी उस एरिया को सिक्योर करेगी और उसकी रक्षा करेगी बाहरी दुश्मनों से। लेकिन 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 इस वायदे से आप लोग पलट गए और आपने उस पूरे एरिया को पाकिस्तान में इंक्लूड कर लिया। नहीं, यही समझौता हुआ था आपकी सरकार जिन्ना के साथ, आपके कायदे आजम के साथ और वहां की कलात के साथ। अगर आपको आपने कहा कि आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि आप, या तो हो सकता है कि पाकिस्तान में वो इतिहास बताया गया हो जो आप बता रहे हैं, और जो पूरी दुनिया में इतिहास बताया जा रहा हो वो अलग इतिहास है कि आपने जबरन उस रीजन को अपने हिस्से में मिलाया। देखिए, मैं विवेक जी आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि मेरा जब ताल्लुक उसी प्रोविंस से है, मैं रहता वहीं पे हूं और मैं वहां पैदा हुआ हूं, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि मेरे पास उससे ज्यादा, और वो दस्तावेज आज भी मौजूद है। तो उसमें जो सिक्योरिटी के हवाले से आपने बात की है, तो क्योंकि मैं अब उसको दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन चले अब आपने बात कर दी, तो मेजर नदीम शेख जैसे सुलझे हुए लोग भी आपके इस पैनल में मौजूद हैं। वो आपको ये बता सकते हैं कि ये खुद खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान की स्टेटमेंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हाँ, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने ख्वाब में उनका दीदार किया और दीदार करने के बाद उन्होंने कहा हमने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक़ करने के लिए जा रहे हैं। उनका एक भाई जो है वो नाराज होकर पहाड़ पे चढ़ गया था। वो बात भी आपकी ठीक है, वो मैं समझता हूँ, और ये भी आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से जो है कुछ ग्रीवेंसेस बलूचिस्तान के लोगों को, लेकिन बलूचिस्तान की डायनामिक्स को आप समझें। सिर्फ आप बलोच कह रहे हैं, बलूचिस्तान में 50% जो है वो पश्तून भी रहते हैं, तो उन पश्तूनों को जो है वो आपने शायद भुला दिया है और उनका आपने जिक्र नहीं किया है। तो बलूचिस्तान सिर्फ बलोचों का नहीं है, वहां पे पश्तून भी हैं। और हाँ, ये जरूर है कि वो ब्रिटिश बलूचिस्तान के हवाले से एक मौकिफ रखते हैं साउथ और ईस्ट नॉर्थ वाली साइड पे, तो वो एक अपनी जगह पे मौकिफ है। लेकिन अभी यहाँ पे बात हो रही है इस अफसोसनाक वाकये की, इस दहशतगर्दी के वाकये की। तो ये बात याद रखें, नासूर या काली भेड़ें जो है वो किसी सफ में भी होती, किसी सफों में भी वो मौजूद होती हैं, तो उसको आप बलूचिस्तान का नाम ना दें। तो जब मैं आपके सामने बलूचिस्तान की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, आई एम आउट ऑफ इट। यानी ये जो मौकिफ है, ये 70s में रूस ने जो है वो अपने 2 जासूस भेजे थे, उन जासूसों का जो हमने फिर दुर्गत बनाई थी, फिर उसके बाद हमने अपना हिसाब किताब भी चुकता कर दिया था। आपको पता है वो हमने हिसाब किताब सैन्य संघर्ष है, आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? ये एक सशस्त्र सैन्य संघर्ष है आपकी आर्मी के खिलाफ। वो नहीं रहना चाहते आपके साथ, आप उनको फ्री कर दो, बात खत्म हो गई, सीधी सी एक लाइन की बात है। आप इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। ख्वाहिश हो सकती है, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है। वहां के जो ट्राइब्स हैं, मैं उन तमाम ट्राइब्स को जानता हूं। मुझे थोड़ा सा अगर आप वजाहत करने का मौका दे देना। आप क्या जानते हैं उन ट्राइब्स के बारे में? आप कहते हैं आप बलूचिस्तान से आते हैं, लेकिन आपने क्या दिया बलूचिस्तान को? एज अ पाकिस्तान बलूचिस्तान को क्या हासिल हुआ? और हजारों लोग अगर वहां से लापता हैं, वहां पर जो आयरन और मिनरल्स के जो माइंस हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, या उनको आपने चाइना को हैंडओवर कर दिया है, किसी और देश को हैंडओवर करना चाहते हैं, आप अमेरिका से डील करना चाहते हैं, वहां के लोगों का क्या? तो हथियार ही उठाएंगे ना आपके खिलाफ। नहीं, वो भी गलत है। मैं बता देता हूं आपको, थोड़ी सी मैं वजाहत कर देता हूं। देखिए, आपने क्योंकि मुझसे रेलिवेंट क्वेश्चन किया, तो मैं आपको जो है वो फैक्ट्स के साथ आपके साथ आगे बात करूंगा। बलूचिस्तान के जो हवाले से बात किया जाता है ना, बलूचिस्तान, सारावान, झालावान और उसके बाद जो है जोब डिवीजन और इस तरफ फिर बारखान का एरिया आ जाता है। तो झालावान और सारावान जो है, जो उनको लीड कर रहे हैं इस वक्त सरबराह जो है, वो पार्लियामान की सियासत कर रहे हैं। मरी ट्राइब है, बहुत बड़ा ट्राइब है, शेख साहब भी जानते हैं। उनको लीड कर रहा है इस वक्त खैर बख्श मरी का जो एक बड़े साहबजादे हैं, चंगेज मरी, तो इस वक्त मरी ट्राइब को लीड कर रहे हैं, वो भी पार्लियामान की सियासत कर रहे हैं। मैंगल साहब है, वो भी पार्लियामान की। जाम कमाल फैमिली जो है, यानी जाम कमाल साहब जो है, वो इस वक्त खुद फेडरल मिनिस्टर हैं। इसी तरीके से आप आ जाए, महमूद खान अचकजई जो है, वो भी इस वक्त अपोजिशन लीडर है, वो भी पार्लियामान की सियासत करें। ये जो गिने चुने हुए चंद लोग हैं ना सर, ये वो लोग हैं जो आपको भी अच्छी तरीके से पता है, बल्कि आपके वो अजीत डेवल जो हैं, वो इसके एतराफ भी कर चुके हैं कि हम उनको एज ए प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि वो जो आप लोगों के एक बड़े नहीं है महागुरु जिनको आप समझते हैं, वो जो जिन्होंने कहा था वो ब्राह्मूस दाग दो, कराची फोड़ डालो, INS विक्रांत, और फिर उन्होंने कहा फैसलाबाद लाहौर पोर्ट जो है इस पे हमला कर दो, उन्होंने खुद एतराफ किया है कि इन लोगों को जो है अपार्टमेंट लेकर दो, लंदन में, स्विट्जरलैंड में लेकर दो। ये वो आपको सजेशंस भी जो है वो देते रहे हैं। तो ये आप एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि आपका पाकिस्तान में। अरे कौन एक्सेप्ट कर चुका है? क्या बातें कर रहे हैं आप? आपका इलाका, आपका मुल्क हिंदुस्तान घुस के हमले कर दे रहा है,
हिंदुस्तान घुस के हमला करवा दे रहा है, हिंदुस्तान ये कर दे रहा है, हिंदुस्तान अननोन गनमैन भेज दे रहा है, सब हिंदुस्तान ही कर दे रहा है। और आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? कितने की फौज? 10 लाख की फौज है, 7 लाख की फौज है इनके पास। आलोक साहब जी, कितनी फौज है इनके पास? क्या कर रहे हो भाई? उनको क्या फ्री में खाना देने के लिए बिठाओ आप लोगों ने? नहीं, आपका आर्मी चीफ क्या कर रहा है? डर अच्छा लगा मुझे। हाँ आलोक साहब जी, सज्जाद साहब का डर अच्छा लगा वैसे मुझे। तो देखिए, अब मैं बता रहा हूं कि वहां पर हालात कैसे कैसे बिगड़े हैं और क्यों आज बलूचिस्तान में ये बात हुई है। उन्होंने इतिहास बता दिया ना, मैं भी थोड़ा इतिहास बताता हूं। बीच में सज्जाद साहब इंटरफेयर नहीं कीजिएगा, आपके बोलने के दौरान किसी ने नहीं बोला। ओके, ये 1947 में खान साहब जो थे वलाद के, मीर अहमद, फिर बोलने लगे। आप ख्याली बोले सर। मैं अगर आपने कोई ऐसी बात बोली ना जो फॉल्स नैरेटिव हुआ, फिर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। आप बोली कहानी ना आप फैक्ट पे बात कीजिएगा बस। अरे जनाब, आप भी तो फॉल्स नैरेटिव कर रहे थे तो हमने इंटरप्ट किया नहीं। आपको बलूचिस्तान का क्या पता है? अभी मैं आपको 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछूंगा, आपको नहीं पता होगा, फिर आपको मैं स्वस्थ कर दूंगा। आपने अपना दिया ना, अब मुझे अपना बोलने दीजिए। बात करने की तमीज तो सीख लो यार। मैं रोज रोज आपको तमीज सिखा रहा हूं। आप मुझे तमीज समय में बोलिएगा। आप अपने समय में बोलना ना भाई आप अपने समय में बोलना। आप बोलना क्या आलोक साहब, आप बोल देना आलोक साहब क्या क्या झूठ बोल रहे थे। आप बोल देना आलोक साहब क्या, अरे सज्जाद साहब आप बोल देना आलोक साहब क्या क्या झूठ बोल रहे थे, आपको समझ दिया जाएगा। आप बोलना, ऐसे ही डिस्कशन होता है ना, ऐसे कौन होता है? 1 घंटे तक होता है डिस्कशन। ठीक है, टॉपिक पे नहीं है, टॉपिक पे आलोक सलीका पर रहिए। जी हाँ, तो ये मीर अहमद यार खान साहब थे उस समय, खान जो थे कलात के, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। सुनिए, फिर वही बीच में बात सुनो मेरी बात। उसके बाद जब पाकिस्तान के जिन्ना साहब ने प्रेस किया कि भाई आप पाकिस्तान में मिल जाइए, तो वहां पर बलूचिस्तान के दो लेजिस्लेटिव बॉडी थे वहां, है ना, 2 लेजिस्लेटिव बॉडी थे। दोनों ने इंडिपेंडेंटली पास किया कि वो पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते। उसके बाद फिर मामला ठंडा हो गया कि वो कलात जो है पाकिस्तान में नहीं शामिल रहा। कब जाके कलात शामिल हुआ? 27 मार्च 48 को सेना भेज करके उन्होंने उसको अपने में मिलाया है, सेना भेज करके। दूसरी बात, अब बलूचिस्तान एक्सेशन लेटर पर भी जबरन साइन करवाया था भाई साहब। जी, और ये देखिए, और ठीक है आपने जबरदस्ती उसको ले लिया, ठीक है आप उसको अपने देश जैसा ट्रीट करते कम से कम। आप देखिए 44% ज्योग्राफिकल एरिया पाकिस्तान का है, इतना बड़ा एरिया है, मिनरल रिसोर्सेज में इतना रिच है, वर्ल्ड का गोल्ड एंड कॉपर का 5th लार्जेस्ट रिजर्व है वहां पे, 5th लार्जेस्ट। और इसके अलावा कितने मिनरल्स है, आपने क्या हालत बना रखी है उस एरिया की। पॉवर्टी रेट लोएस्ट है बलूचिस्तान में, लिटरेसी बलूचिस्तान की लोएस्ट है, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोएस्ट है। आपने SEZ जो अभी बनाया है ना, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट आपने अब जाके शुरू किया था जब वहां मिलिटेंसी बढ़ने लगी। तो SEZ बनाया, CPSE कॉरिडोर बनाया, लेकिन मारपीट नहीं करेंगे ऐसे लोग तो क्या करेंगे? फायदा बिल्कुल आलोक और वहां के बलूचिस्तान और वहां जो रेसिस्टेंस हो रहा था, इन सब चीजों की लोग मांग कर रहे थे कि भाई आप हमारे यहाँ डेवलपमेंट करो, हमारे यहाँ विकास दो। नहीं, इनका सीधा सा सीन है, नहीं इनका सीधा सा सीन है, इन तमाम मुद्दों को साइड करने का सीधा सीन। अरे BLA वाले तो हिंदुस्तान से हमला करवा रहे हैं, अरे वो पाकिस्तान में जो तालिबान है वो हिंदुस्तान करवा रहा है, अरे वो TTP वाला जो है वो हिंदुस्तान करवा रहा है। एक लाइन की बात है, सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लो। क्यों मेजर नदीम साहब? अरे विवेक साहब मैं मानता अगर वो बलूचिस्तान भारत में होता तो बिल्कुल सही बात है। मेजर साहब ये सारी बातें जो आप लोग कर रहे हैं मेरी समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान एज ए लैंड
वो 40% ऑफ पाकिस्तान है, स्कैटर्ड आबादी है, बहुत छोटे छोटे से इलाके हैं। टोटल पॉपुलेशन जो बलोचों की वहां पर है इस वक्त वो हार्डली 35 से 40 लाख है। अब 35 से 40 लाख बलोच, उससे अलावा तकरीबन जो है बरोही हैं उसके अंदर, खाली बलोच नहीं है, वहाँ बरोही कबीले हैं और दूसरे कबीले भी हैं वहाँ पे मौजूद हैं। इट इज़ नॉट ओनली बलोच। तो आप कह रहे हैं कि जी जो 35-40 लोगों के वो भी उसमें से भी हार्डली 1% लोग हैं, यानी कोई मुश्किल से कोई चंद हजार, तो उनके कहने पे बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए, उनको आज़ादी दे दी जाए। दूसरी बात आपने कहा कि बलूचिस्तान को क्या दिया, आज जाके देखें बलूचिस्तान के अंदर वहां मिनरल डेवलपमेंट हो रही है, ग्वादर पोर्ट वहां पे है, ये ग्वादर पोर्ट भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाद मिली, ठीक है। खान और खल्लात ने उनकी एक्सेशन का लेटर मौजूद है, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ इसकी एक्सेशन की, वो सारी दुनिया के सामने, ये कोई डिबेटेबल नहीं है कि आप उसके ऊपर दोबारा बहस करें। आप बताइए कि 40 लाख की 35-40 लाख की आबादी है और जो एरिया है वो 40% ऑफ पाकिस्तान, और दुनिया के मेरे ख्याल है कि कोई 150 मुल्कों से बड़ा है। 150 मेजर साहब, आपकी आर्मी तो बड़ी स्ट्रांग आर्मी है, तो बड़ी स्ट्रांग आर्मी बड़ी कमजोर फौज से कैसे बार बार मार खा रही है? सर मैंने सर्व किया, मैंने वहां सर्व किया है। मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना, मैं बोले कोई जायज सवाल पूछ दिया मैंने। जब हम मूव करते हैं तो तकरीबन 3-4 घंटे के बाद कोई एक छोटा सा इलाका आता है। जो मेन कैपिटल है वो कोयटा है, आप देखिए उसके बाद तो ये अटैक तो कोयटा में ही हुआ है जी, कोयटा से बाहर है। देखिए ये तो इस तरह की हरकत कहीं भी हो सकती है, आपके भी जो है वो पहलगाम के अंदर हुआ है, मुंबई होटल के अंदर आपके अटैक हुआ है, तो ये ऐसी बात नहीं है। सिक्योरिटी लैब्स हो सकते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। सिक्योरिटी लैब्स ऐसा थोड़ी होगा कि 2025 में आतंकी हमलों में मारे गए लोगों की संख्या 1971 से कंपेयर किया जाए आपके मुल्क में। ये सिक्योरिटी लैब्स बोलेंगे आप? सिक्योरिटी लैब्स वो है जो अब पहलगाम में आतंकी आए थे और आतंकी घटना करके चले गए। असल में एरिया इतना वास्ट है कि उसमें सिक्योरिटी करना मुश्किल है, फिर भी हमारी फौज कर रही है। दूसरी चीज ये है कि देखिए सिक्योरिटी लैब्स हर जगह होते हैं, इंडिया में भी सारे इंसिडेंट हुए हैं, आप गिन सकते हैं। सबसे पहले तो गांधी जी साहब का जो मर्डर हुआ है वो सिक्योरिटी वहां से शुरू कर ले, फिर राजीव गांधी साहब का। ऐसी बात नहीं है, दोनों मुल्कों में इस तरह हुआ। पाकिस्तान को इस वक्त इंडिया की प्रॉक्सी का सामना है, इंडिया ने बलूचिस्तान में प्रॉक्सी कर रहा है, इनके जितने लीडरान हैं आपने वहां पे इंडिया के अंदर रखे हुए हैं। आप देखिए कि हमने कलभूषण का नेटवर्क पकड़ा, इंडिया और ईरान के अंदर बैठकर आप लोग कार्रवाई कर रहे थे, उसके पास से ईरान का जो है वो आईडी कार्ड, पाकिस्तान का आईडी कार्ड। कब तक ऐसे एलिगेशन से अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे? हिंदुस्तान ने किया, हिंदुस्तान ने किया, हिंदुस्तान। अरे भाई यही अफगानिस्तान है, कांधार में जहां पर आप विमान हाईजैक करके ले गए थे, वो आपका स्ट्रेटेजिक डेप्थ हुआ करता था, लेकिन उनको अक्ल आ गई समय के साथ, उनको पता चल गया कि आप गद्दारी करोगे, आप पीठ पे छुरा मारोगे, तो आपसे अलग हो गए। इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है, उसको छोड़ के आप चाबहार डेवलप करने आ गए, क्यों? एंटी पाकिस्तान मोड के अंदर। जब आप अरे तो हम अपनी स्ट्रैटेजी तो बनाएंगे ना, हम अपनी स्ट्रैटेजी तो बनाएंगे। अगर हमें पता है हमारे पड़ोस में भेड़िया बैठा हुआ, तो हम तो उसके हिसाब से फेंसिंग करेंगे कि वो हमला ना कर दे, हमारे मासूम लोगों को निशाना ना बना दे। ये तो आपको अभी जो पहलगाम में हुआ है, ये कौन सा आपने किसको रोक लिया इसमें, मुझे बताइए। ऐसे कल फिर एक इंसिडेंट हो जाएगा, तो फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर करके जवाब दिया ना भाई साहब। ऐसा है कि नहीं जवाब दिया? अगर आप चुपचाप बैठे होते तो आप कहते कि कोई जवाब नहीं दिया है। इन सब जगह आपके यहाँ भी इंसर्जेंसीज हैं, बहुत सारी जगहों पे है, लद्दाख है, आसाम है, मिजोरम है, जो नेम देयर आर सो मेनी स्टेट जहां ये सब चल रहा है। वहां कहीं कोई इंसर्जेंसी नहीं है। मैं चाहूंगा मलिक सर इस पर जवाब दे दे। मलिक सर। विवेक जी, मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान के मेहमान है, शायद इनको फर्क नहीं पता है कि भारत में जो कभी इशू हुआ करते थे वो सारे पाकिस्तान स्पॉन्सर थे, पूरे सिद्ध हो चुके, प्रूव हो चुके, प्रूफ मिल चुके हैं। उनको डोजियर की लाइन लगा दी गई है, जिसको उठा के उन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। इसलिए हमने अभी डोजियर वोजियर तो बंद कर दिए, वो एक प्रथा जो चल रही थी वो हमने बंद कर दी। और नदीम साहब, आप मानेंगे इस बात को कि देखिए पहलगाम जो था पाकिस्तान का कराया हुआ था। पहलगाम से 15 दिन पहले क्या कह रहे थे आपके मुनीर साहब, क्या बोल रहे थे? कोई एविडेंस तो दे दें, कोई एविडेंस तो दे दें। कोई दुनिया के किसी मुल्क ने कहा कि पहलगाम पाकिस्तान ने कराया सिर्फ इंडिया के अलावा? आपके पास कोई एविडेंस है तो बता दें, मैं भी मान लूंगा, मैं अभी सलाम करके उठूंगा आपसे। आप एक एविडेंस बता दें कि पाकिस्तान ने किया, कि दुनिया के किसी मुल्क ने कहा? सर आपको सर मलिक किसी एक मुल्क का नाम लेते जिसने कहा हो कि पाकिस्तान ने किया। सुनो मेरी बात मेजर नदीम, अभी उसका जो डॉक्टर साहब अपने आप को डिक्लेयर करता था ना, बुरहान, अभी 2 दिन बाद टपका गया, पाकिस्तान में टपकाया गया ना। इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? वो क्लेम करता था खुले हम आपके यहाँ पे। ये तो डॉक्टर साहब किलिंग है ना सर, डॉक्टर साहब को दिया गया।
और डॉक्टर साहब को पहुंचा दिया गया हॉस्पिटल में अच्छे वाली, जहां कभी नहीं आएगा वो टिकट देके 72 वाला, है ना? नहीं नदीम साहब बात करो, देखिए थोड़ा विदाउट rational होना विदाउट चाहिए। ट्रायल हमारा ये कौन सा आपने इंसाफ है? बॉम्बे का जिक्र विदाउट किया, ट्रायल कौन सा नहीं इंसाफ? सुन, ऐसे बात नहीं होगी। आपने बॉम्बे का जिक्र किया, बॉम्बे में जो आपका पकड़ा गया था बंदा, जो जिंदा, बाकी तो लुटा दिए गए थे, जो पकड़ा गया उसका पाकिस्तान में गांव भी आ गया, पाकिस्तान के अंदर पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद यहां पर उसको एक लीगल प्रोसेस की तरह, टेररिस्ट होने के बावजूद उसने हमारे 200 आदमियों को मारा है, ज्यादा को मारा है, हमारा इतना नुकसान किया है, तो भी हमने उसको लीगल प्रोसेस देके एक सिस्टम के तहत उसको पनिश किया। एनीवे, अभी आ जाते हैं, आप कहते हैं, आपने जिक्र किया मणिपुर का। देखिए, हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी इंसर्जेंसी थी खत्म कर दी, वाइप आउट कर दी। यहां रीजन दूसरे है। देखिए, कारण है आपने आपका रास्ता बंद किया इधर से, आपका नॉर्थ से, तो आपने नेपाल का रास्ता अपनाया। पूरा पूरा एक अटैक हुआ है, आपकी करेंसी ने हमने जो हमारे डिस्प्लेज करने की कोशिश की, हमने उसको पकड़ा, टाइम रहते पकड़ा। आपने बात किया डोवल साहब का, डोवल साहब से इतने आपको स्लीपलेस नाइट्स क्यों आती है? क्योंकि डोवल साहब एक बहुत अच्छे रणनीतिकार है और अपने देश को हमेशा आगे रखे उसके लिए रणनीति बनाते हैं। इससे ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। आप हमेशा से भारत का एक रोल करते हो कि भारत ये ना आपको फ्यूल कर रहा है आपके बलूचिस्तान में। देखिए, आप याद कीजिए 70s का दशक, 70 में क्या हुआ था, आपके यहाँ नेशनल अवामी पार्टी बनी थी एक, जहां से इसने बीएलए ने जोर पकड़ा। बीएलए का फॉर्मेशन उससे पहले तो था नहीं, 70 में फॉर्मेशन हुआ। 70 के अंदर फॉर्मेशन भी तब हुआ कि आपके जो बलूचिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, वहां पे गवर्नमेंट को आपकी जुल्फिकार अली भुट्टो ने वहां डिसमिस कर दिया और वहां के लीडर्स को देशद्रोह का आरोप लगा के जेल में डाल दिया गया। उसके बाद से वहां पे एक लोकल मूवमेंट चला और वहां पे उन पर बगावत का आरोप लगा के बहुत सारे लोगों को तामुरु जेल में डाला गया। यहां से वहां के यूथ ने पकड़ी आग और वो आग ऐसी फैलती गई जिसपे पाकिस्तान ने ध्यान नहीं दिया। अब भले ही आप लोग कुछ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, और ध्यान क्या दिया? देखिए, बेसिक कम्युनिटीज जहां पे आपकी पॉपुलेशन कम होती है वहां पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर ऐसा प्रदेश जो आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर इतना मेजर रोल अदा करता है। यानी आपका जो आका है, जो चाइना है, चाइना के लिए भी एक आपने वहां पे पोर्ट कर दिया। और वहां पे ये भी सुनने में खबर आती है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि वहां पे ऐसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया जो ओनली चाइनीज जा सकते हैं, पाकिस्तानी जा नहीं सकते। सोल्यूशन नहीं है ना, लेकिन अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं ना मलिक सर, उसको कोई फ्यूचर सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। नहीं, आज के दौर में रिफ्ट इतना बड़ा हो चुका है कि ये संघर्ष इतना भयंकर हो चुका है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ना पाकिस्तान के पास है, ना वहां के हुक्मरानों के पास है, ना वहां की आर्मी के पास है। संजीव जी, उसके बाद में शहजाद बुखारी जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव श्रीवास्तव जी। हाँ, देखिए विवेक जी, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो संकट है वो ये है कि जैसा कि हम डिस्कस भी करते रहे हैं कि पूरी दुनिया में राष्ट्रों के पास सेनाएं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है, उसके कब्जे में रादर एक देश है, और वो वहाँ की जो रियल रूलर्स हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान की सेना है और वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI है। और उसके अलावा जो भी अन्य वहाँ पर संस्थान हैं, इदारे हैं, जमहूरियत के जो इदारे हैं, वो दिखावे मात्र के दिखाई देते हैं। अगर कोई पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर अगर हो जाए तो उसका जो स्थान है वो जेल होता है, या तो पतली गली से उसको विदेश का रास्ता दिखा दिया जाता है। अगर वो नहीं माना तो फिर फांसी का फंदा भी तैयार है। ये जो पाकिस्तान की जमहूरियत की सच्चाई है और इसको आज पूरी दुनिया मानती है। अभी आप देखिए तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब सत्ता में था तो उसने तो इमरान खान से कभी सीधी बात ही नहीं की, फोन तक से बात नहीं की। और यदि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किसी के साथ डील करता था तो वो जनरल बाजवा से सीधा सीधा बात करता था। जनरल बाजवा के साथ आता था CIA का चीफ और आकर के मीटिंग करता था, और इमरान खान को बिल्कुल इग्नोर किया जाता था। तो ये जो पाकिस्तान की जो सच्चाई है वो ये पहली सच्चाई ये है कि वहां पर सेना के कब्जे में ये मुल्क है। दूसरा, पाकिस्तान की सेना में एक पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है, और वो जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो अदर एथनिक माइनॉरिटीज हैं वो सभी बहुत गहरे तरीके से इग्नोर्ड फील करते हैं, जिसमें कि पश्तून भी हैं, बलूच भी हैं, सिंधी भी हैं, और हमारे कश्मीरी लोग हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान का इलीगल ऑक्यूपेशन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। तो ये जो पाकिस्तान है जो कि अपने इसी तरीके के एक ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना के लिए पंजाब ही एकमात्र उनका प्यारा मुल्क है, और पंजाब के अलावा जितने भी शेष हैं सब सेकेंडरी है। और अभी तो स्थिति हो गई है कि जो पंजाब के लोग जब बलूचिस्तान में जाते हैं तो बलूच लोग वहां पर उनके ऊपर हमले करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो बलूचों को लगातार वहां पर सताया गया है। देखिए, बलूचिस्तान बहुत ही संपन्न प्रोविंस है। यदि पाकिस्तान के हुक्मरान चाहते
तो उस प्रोविंस का इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क का जो भविष्य है बहुत अच्छा बना सकते थे, उसको संपन्न बना सकते थे। क्योंकि बलूचिस्तान अखूत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, आप जानते हैं, और ये पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस है। कहने का वहाँ पर मतलब ये है कि जनसंख्या आप ये कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम की जड़ में पाकिस्तानी आर्मी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वहां पर जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है, उसकी वजह से बलूचों को भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। बलूचों को क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, बलूच क्या चाहते हैं कि उनके जो प्राकृतिक संसाधन है उनको उनके हित में इस्तेमाल किया जाए। बलूचों के पास इतनी गरीबी क्यों है, इतनी गुर्बत क्यों है? बलूचों के पास बेसिक एमिनिटीज का अभाव कितना इतना रहता है। वहां पर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधाएं नहीं मिलती ठीक तरीके से, और जब उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनके घरों से उनको उठा लिया जाता है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बलूच फैमिली ऐसी हैं, आप जाकर के देख लीजिए। हमारे 2 गेस्ट बैठे हुए हैं पाकिस्तान के, वो उसको बात को नहीं पब्लिकली स्वीकारेंगे, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि वहां पर लोगों को घरों से उठा करके वो कहाँ गए, डिसअपियर्ड जो लोग हैं उनका कोई अभी तक अता पता नहीं है। जाहिर है कि उनको एलिमिनेट किया गया है। ये एक बेसिक तो प्रॉब्लम है। मुझे लगता है सज्जाद बुखारी जी इसका जवाब देंगे। सज्जाद बुखारी जी, जब तक पाकिस्तान उसको एड्रेस नहीं करेगा और नहीं, वहां की आर्मी के चंगुल से जब तक वहां की पॉलिटिक्स को आप नहीं निकालेंगे, पॉलिटिक्स को फ्री नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान एज अ फ्री नेशन काम कर ही नहीं सकता है, और ना ही वहां के हुक्मरान कर सकते हैं। सज्जाद बुखारी जी, सज्जाद बुखारी जी, हमारे यहाँ विवेक जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व राज है, लेकिन मेरा जो इस हवाले से एनालिसिस है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। जैसे अभी आपने बलोचों का पंजाबी डोमिनेशन का आपने जिक्र किया, तो कहते हैं हर शख्स दूसरे को अपने ख्यालात के आईने से देखता है। तो मुझे लगता है कि आप ब्राह्मण सेंट्रिक गवर्नमेंट जो है ये आप उस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, यानी शूदर और दलित जो है भले गटर से उनकी लाशें मिलती रहें, और निचली जात के लोग जो यहाँ पे ऐसा कानून हरगिज नहीं है। पॉपुलेशन ज्यादा है, पंजाबी पॉपुलेशन 12 करोड़ है, तो डेफिनेटली जिनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो उनकी खपत भी ज्यादा होती है, वो इंस्टीट्यूशंस में भी ज्यादा होते हैं। मेरिट की जहां तक भी बात की जाए वहां पर भी तो ये होता है, हमेशा से होता है। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता कि आप जो है निचली जात है, कोई दलित है, कोई शूदर है, कोई पता नहीं क्या है, तो आप ब्राह्मण जो रूल है ना, ब्राह्मण रूल, तो आप उसको शायद आपके जात का ज़हन में छोड़िए, वो आप तो अपने धर्म के नहीं हुए, आप तो इस्लाम के नहीं हुए, आपने इस्लाम के खिलाफ मूवमेंट कराई। आप तो ईरान के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, आपने फिलिस्तीनियों के खिलाफ सेना भेजी, आपने बांग्लादेशियों को कुचला, मारा, रेप किया, बलात्कार किया। आप तो अपने धर्म के, अपने कौम के नहीं हुए भाई साहब। आप कहां कौन से जात पात की बात कर रहे हैं बुखारी जी? वैसे एक कमाल है, कहते हैं झूठ भी ऐसे कमाल का बोलो कि वो सच लगने लगे। फलस्तीन में 2024 में और 2021 में, ठीक है, जो बैनुल अक़वामी मीडिया ने कोट किया, मैंने कोट नहीं किया, मेजर साहब भी आपको बताएंगे, आपने तो बाकायदा लॉजिस्टिक और आपने अपनी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो गजा में शो करके जो एक जेनोसाइड करवाया, और आप अभी तक वही फादरलैंड का बयानिया गढ़ रहे हैं। आपके मुल्क का नाम है पाकिस्तान, जहां पाक लोग रहते हैं, पाकिस्तान। आप हमारे मुल्क का छोड़िए, हो तुम्हें एड जो हमने भेजी है गाजा और फिलिस्तीन में, उतना तो आपका साल का बजट नहीं होगा जितना एड हम दे देते हैं। मैं उसी की बात, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप इस्लाम के हुए, आप सही में एक पाकिस्तान बने या ना पाकिस्तान बन के रह गए? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको हर चीज में कंपेयर करना होता, भाई हिंदुस्तान से कंपेयर करते हैं। मुझे पता आप है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जो बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आपका जो सवाल है ना वो बिल्कुल रेपिस्तान से इसी तरह का सवाल उठता है, पलीतिस्तान से इसी तरह का सवाल उठता है। नो डाउट आपके सवाल में जो है बड़ी जान है। मैं एक छोटे सा मशवरा भी देना चाहता हूं। अभी ये देखिए, हमारे जो साहिर साहब हैं, इनके नाक पे काकरोच बैठा है। मलिक साहब, आप देखें कहीं आपके आजू बाजू कोई काकरोच ना हो। काकरोच से तो आप निपट नहीं सकते, बातें और डींगे आप इतनी बड़ी बड़ी मार रहे हैं। काकरोच की हैसियत है, काकरोच को आप कॉकरोच आवामी पार्टी भी पाकिस्तान में भी बनी है। कॉकरोच आवामी पार्टी ज्यादा नहीं है सज्जाद जी, और नहीं और सुनो, और सज्जाद बुखारी जी, सज्जाद बुखारी जी, उस अकाउंट में कितने, उस अकाउंट में ज्यादातर कॉकरोच पाकिस्तान से हैं। सुने तो सही ना सब, मुझे पता है काकरोच अभी आपकी नई चिड़ बन गई है, जैसे राफेल। आलोक साहब को कुछ कहना चाह रहे, समय सीमित है। आलोक साहब जी, आलोक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए मैं लेकिन एक चीज में सज्जाद बुखारी एक चीज में मास्टर हैं। देखिए उन्होंने कैसे इस इस्लाम वाले सवाल को बहुत मास्टरी से, मैं इस चीज में हमेशा बुखारी जी की दाद देता हूं, बहुत करीने से इस चीज से वो कन्नी काट गया और पूरे टॉपिक को एक दूसरे लेवल पर लाकर रख दिया।
लेकिन इस्लाम के असल ओके। दुश्मन तो आप लोग हैं सर, मैं तो ताल ठोक के कह रहा हूं। आलोक जी। हाँ विवेक जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए भारत कभी, ये लोग कह रहे हैं ना कि भारत प्रॉक्सी कर रहा है, भारत जो है वो कर रहा है, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। भारत नहीं, कभी भी एफएटीएफ में आया भारत? पाकिस्तान एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में आया था, 2022 में उससे बाहर निकला है। क्यों आपको दुनिया ने एफएटीएफ लिस्ट में डाला? टेररिज्म सपोर्ट करने के लिए। आपके दूसरा उदाहरण, आपके रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर स्काई न्यूज को अप्रैल 2025, पिछले ही साल, इंटरव्यू में लाइव डिबेट में बोलते हैं कि हाँ पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की कि 9/11 के समय और जो सोवियत एरा में जो हमने टेररिज्म को 3 दशक से 30 सालों से जो सपोर्ट किया है, खड़ा किया है, वो हमने गलत किया है और उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। और वो अभी भी डिफेंस मिनिस्टर हैं। अगर वो गलत बोलते तो आप उनको हटा देते। वो अभी भी डिफेंस मिनिस्टर है, ख्वाजा आसिफ। जाके देखिए वहां उनका स्टेटमेंट है कि कैसे पाकिस्तान ने टेररिज्म को सपोर्ट किया और कैसे वो टेररिज्म पाकिस्तान को आज बर्बाद कर रहा है। और हम आज ये महसूस कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। और ये स्काई न्यूज का इंटरव्यू है, आप गूगल पे जाके देख लीजिए। डाटा के साथ बात तो कीजिएगा, रक्षा मंत्री सजा जब का। नहीं, बात सही है बिल्कुल, रक्षा मंत्री खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। मेजर नदीम साहब इस पर क्या कहेंगे? मैं आ रहा हूं, एक सेकंड, समय सीमित है, जल्दी जल्दी आ रहा। मेजर नदीम साहब। देखिए, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ये सारी इंडिया प्रॉक्सी चल रही है वहां पे बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान की आबादी बहुत थोड़ी है, हार्डली ये 25 to 30% है बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। और जिस तरह से बात हुई है, अगर कि इतना बिल्कुल कम ये है तब पाकिस्तान तो, के साथ इतना कम है इन्होंने तब तो आप एक्सेशन बहुत किया। आसानी से उनके पाकिस्तान लोगों की हालत आर्मी अच्छा ने कर सकते हो। बिल्कुल जी, सही बात है। उनके लोगों की इतनी हालत कम बहुत आबादी है अच्छी तो ठीक कर दीजिए ना। मेजर साहब। आपके धरावी से बहुत बेहतर है, आपके धरावी से बहुत बेहतर है, जाके देखिए जरा। अरे धरावी मुंबई को देखें, इतना आपके और पाकिस्तान का बलूचिस्तान सालाना बजट नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? अब धारावी धरावी में जा देख रहे लें हैं। और बलूचिस्तान का कोई एक इलाका दिखा दे मुझे, मैं मान लूंगा आपकी बात। आप जाके देखिए, कोस्टल हाईवे बनी हुई है, सारी जी। कोस्ट डेवलप की हुई है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। संजीव सर कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? संजीव श्रीवास्तव जी। हाँ, मैं नदीम साहब, देखिए संजीव श्रीवास्तव कुछ प्रॉक्सी- कहना चाह रहे हैं, इसके मलिक साहब इसके बाद में आ रहा हूं आपके पास। संजीव श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं, संजीव श्रीवास्तव जी। हाँ, देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान का ये जो आतंक को स्पॉन्सर और सपोर्ट करने की उसकी जो एक सुसाइडल मानसिकता रही है, नीति रही है, पाकिस्तानी उसकी आर्मी की वजह सर। से पाकिस्तानी आर्मी, वहां हाँ। का जो इस्टेब्लिशमेंट, जो सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की आर्मी, हाँ। वहां की जो आईएसआई, वो लगातार जो है, जो इस तरीके के लोगों को, मदरसों से बच्चों को ब्रेन वॉश करके उठा लेना, उनको फिदाइन बना देना, उनको आतंकी बना देना, उनके जीवन को नष्ट कर देना, ये जो पाकिस्तान की जो नीति रही है, इसको कहते हैं ना, पाकिस्तान ने फ्रैंकेनस्टाइन्स क्रिएट की है, भस्मासुर क्रिएट किए हैं। हिलेरी क्लिंटन के शब्दों में कहूं तो अपने बैकयार्ड में आप जहरीले सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि सिर्फ पड़ोसियों को जाके डसेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये जो सांप बड़े जहरीले हो चुके हैं और वो ये सांप आपको अब ही डस रहे हैं। एनाकोंडा ये बन जो चुका है। बलूचिस्तान, नहीं, एक मिनट, हाँ जी, एनाकोंडा बन चुका है। और ये जो बलूचिस्तान के आज वहां पर आप स्थिति देख रहे हैं, हाँ। उसको रास्ता किसने दिखाया? ये आपने ही रास्ता दिखाया है। आपने ही जो इस तरीके की जो तंजीमें पाली, आतंकी तंजीमें, दहशतगर्दी, आज आपको तालिबान दहशतगर्द नजर आ रहा है, कभी ये फ्रीडम फाइटर थे। और जाहिर है कि ये जो तालिबान वर्तमान समय में है, वो बलूच लोगों के साथ भी संपर्क में है। आप इस बात को समझ रहे हैं, इस बात को कि बड़ा खतरा कितना बड़ा है। ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसका बलूचों के साथ एक अलायंस है और वो दोनों ही पाकिस्तान की सेना को अपना एक कॉमन एनिमी मानते हैं और पाकिस्तान के ऊपर सीधे सीधे सेना के ऊपर हमले करते हैं। ट्रेनें और अगवा कर ली जा रही 2025 हैं, से सेना के 2026 ऊपर तक का हमले आंकड़ा हो रहे बहुत डराने वाला है, जिस तरह से हमले हुए हैं। संजीव सर, 2025 मैं एक छोटा सा रिएक्शन मलिक सर का चाहूंगा। मलिक सर, क्या पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होगा? देखिए, जिस तरह से असंतोष बढ़ रहा है विवेक जी, और जिस तरह से पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान के लगातार उनको एड्रेस करने के बजाय नेगलेक्ट पे नेगलेक्ट किए जा रहा है, आई थिंक दे आर हेडिंग फॉर ए बिग प्रॉब्लम। और कारण ये होता है कि देखिए, अब अगर कहीं आपको किसी खित्ते की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वहां के लीडर्स को, वहां के अवाम को आपको एंगेज करना ही होगा। और अगर आज करें नहीं तो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आपके सर पे खड़ी है। और जो श्रीवास्तव साहब कह रहे थे, मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं। अभी तो चलिए बीएलए को छोड़ दीजिए और टीटीपी को छोड़ दीजिए, आपके अंदर लेफ्ट बैक अंदर बैठा हुआ है,
लब्बैक कहता है आपका कोई रोल नहीं है, यहाँ पे इस्लामिक शासन चलेगा पूरा और हम इसको डील करेंगे। देखिए ये सब चीजें, ये जो क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप इनवर्ड नहीं देखोगे तो ठीक है, फिर आप चलते रहिए, फिर तो ये डेली बॉम्ब ब्लास्ट और ये ट्रेन हाईजैक और ट्रेन ब्लास्ट चलते ही रहेंगे। देखिए इसमें भारत का कोई रोल नहीं है। आपके यहाँ पे जो कैजुअलिटीज है, आज हम भी उसकी मजम्मत करते हैं। हमें वो भी याद है जब आपके आर्मी स्कूल में एक तरह से इनोसेंट बच्चों का कत्ल हुआ था, हम भारत उस टाइम भी सबसे आगे आया था उसको मजम्मत करने में। आज भी मजम्मत करते हैं। किसी भी निर्दोष की जान जाना किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है उसके नागरिकों का। लेकिन आप वहां की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी नीड्स है, मिनरल रिच प्रदेश है आपका, बीएलए, चूंकि वो कह रही है कि हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना ही आपके पॉलिटिकल सिस्टम में, ना ही गवर्नमेंट जॉब्स में। नहीं तो आसिम मुनीर जी के सीने पर इतने मेडल्स किस बात के हैं? ये आतंकी हमलों के मेडल्स हैं क्या? विवेक जी कम से कम 16-17 मेडल्स हैं भाई साहब। मैं तो देख के घबरा सा गया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं, 8 9 10 11 12। भाई साहब अब बुखारी साहब ही बताएंगे। ये एक और लग जाएगा ये जाफर एक्सप्रेस वाला। बुखारी साहब जी, ये जो आपने 12 मेडल्स गिने हैं ना, इसके 2 इशू हैं। एक तो है इसको साइकोलॉजिकल, सुने ना आप, सुन लेना, मैं कितने आराम से बैठा हूं। जाफर वाला 13 लगेगा जी। मैं बता रहा हूं आपको, आपके मैं गिनवाता हूं, एक एक करके गिनवाता हूं कि जिस तरह आपने मेडल्स गिने हैं ना, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पता है क्या होता है? प्रोड्यूसर साहब, एक तो विजुअल्स जब आप चला लेते हैं ना, मजा सारा खराब कर देते हैं। मुझे जरा विवेक साहब दिखा रहा था ना आपको, 13वां लगेगा। उनके साथ मेरी रोजाना वो रोज ही देखता हूं मैं उनको। वो हम तो हमारे तो घरों में वो तो हमारे माथे का झूमर है, वो तो उनको हम रोज देख रहे होते हैं। तो आपने वो जो 12 गिने हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, आपकी ये 12 इंस्टॉलेशंस थी। ये एक एक करके जो है ना तमाम इंस्टॉलेशन और आपकी एयर बेसिस जो थी, ये उसका था। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब, पाकिस्तान के एयरबेस हैं 11 एयरबेस जो आज आपके जितने पैनलिस्ट हैं ना, उन सब से मैं एक सवाल करूंगा। और वो तो अच्छा हुआ सज्जाद बुखारी जी, कानों का माथे का झूमर बोला, हाथों का कंगन नहीं बोला। मतलब मैं तो थोड़ा सा और चौंक जाता हूँ, शौक में आता कि ये मुनीर साहब हमारे हाथों के कंगन के जैसे हैं कि खूबसूरत नहीं, वो सर्जन भी बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत सर्जन भी बहुत अच्छे हैं। हाँ तो वो सर्जन भी बहुत अच्छे हैं, सर्जरी भी अच्छी करते हैं, चित्रोल भी अच्छी करते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा और वक्त होता, थोड़ी और बातचीत होती, लेकिन वक्त इतना ही, माफ कीजिएगा। दोबारा आपसे कनेक्ट करूंगा तो आपकी गुफ्तगू पूरी कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया और आप हमारे साथ जुड़े। पाकिस्तान से दोनों मेहमान का बहुत धन्यवाद और हमारे जितने भी पूर्व सैन्य अधिकारी हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक फॉर नॉट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।